बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। ये इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ खास खबरों से करेंगे। सोमवार यानी 3 बार से शुरू होने जा रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में घमासान जारी है। सत्ता पक्ष जहां बजट में जम्मू कश्मीर की जनता को राहत देने के प्रयास में जुटा है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। बजट सत्र के मद्देनजर बीजेपी के विधायकों के कटड़ा में जारी प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा व अंतिम दिन है और फाइनल सत्र को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करने जा रहे हैं। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का विधायक दल की बैठक भी कल यानी रविवार को बजट सत्र के मद्देनजर करने जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में बजट सत्र शुरू होना है, लेकिन उससे पहले इस वक्त घमासान लगातार जारी है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या बाकी अन्य दल हो, वो अपनी अपनी जगह पर बैठकें कर रहे हैं। विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रशिक्षण शिविर को भी अंजाम दिया है। आज उसका आखिरी दिन है। विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। विनोद जी, पिछले कई दिनों से हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं बजट सत्र को लेकर और हर पहलू पर बातचीत भी हुई है। आज चूंकि बीजेपी का जो प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन है, जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे। क्या लगता है इस प्रशिक्षण शिविर का एक जो आउटकम बीजेपी चाहती है या जो एक रणनीति चाहती है, क्या ये उसके अंदर प्लान पूरी तरह से तैयार किया गया है? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि हम 2-3 दिन से इसी इशू को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि चुनी हुई सरकार की ये लंबा और पहला बजट सत्र होने जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, इस पर चर्चा तो होगी ही। और बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और आखिरी सत्र को वो एड्रेस करेंगे, तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। जेपी नड्डा इस वक्त पहुंच चुके हैं जम्मू, लेकिन माता वैष्णो के दरबार में वो हाजिरी लगाने के लिए गए हुए हैं। वापसी में 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक अपने पार्टी के नेताओं को, चुने हुए विधायकों को वो संबोधित करेंगे। अपने संबोधित में इस बात को वो सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल हो या सरकारी बिल हो या कोई ऐसा रेजोल्यूशन हो या 0R में कोई ऐसी बात करता है जो राष्ट्रहित में ना हो या फिर 370 और 35 को टच करती हो या उसके संदर्भ में की जाए, उस बात को कैसे हैंडल करना, उस बिल को कैसे हैंडल करना है, इस पर वो जोर देंगे। क्योंकि तो मतलब क्या बीजेपी अलग बॉडी लैंग्वेज के साथ इस बार के सत्र में उतरेगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रशिक्षण हुआ है, बड़े अनुभवी नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे, तो क्या जाहिर सी बात है जो बॉडी लैंग्वेज है वो विधायकों की बदलेगी? डेफिनेटली जब आपका चीफ आपके पास आता है, आपको डायरेक्ट करता है या आपको सुझाव देता है कि आपने इस तरीके से हाउस के अंदर कार्रवाई प्रोसीडिंग को काम करना है, तो स्वाभाविक सी बात है बॉडी लैंग्वेज बढ़ती है। दूसरी बड़ी बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे विधायक हैं जो पहली मर्तबा जीत करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उनका ताल्लुक नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझ है। उनको कुछ अलग से टिप्स दिए जाएंगे कि कैसे आपने यहाँ पे हैंडल करना और किस तरीके के सदन की कार्रवाई को संचालित करना है। लेकिन ये वाकया शीतल जी आपने ठीक कहा है कि कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज और तेवर जरूर बदले हुए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन विनोद जी, इसमें कहना गलत नहीं है। बाकी राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा सस्पेंस मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में नजर आएगा इस बजट सत्र में। वो इसलिए क्योंकि सरकार की एक भूमिका रहेगी, बीजेपी विपक्ष के नाते एक अलग भूमिका रहेगी, पीडीपी भी विपक्ष में है लेकिन उसकी भूमिका भी कुछ अलग रहेगी। तो सबसे ज्यादा जो एक मिक्सचर है, सबसे ज्यादा जो सस्पेंस है, वो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में देखा जाएगा। बिल्कुल शीतल, आपने एक पार्टी का नाम नहीं लिया, कांग्रेस की भूमिका तो अजीबोगरीब रहेगी। हाँ, कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा और मात्र 6 सीटें जीती और चुनाव के दौरान ही उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे राहुल गांधी को जम्मू में कंसंट्रेट करना चाहिए, कश्मीर में नहीं आना चाहिए। फिर 6 विधायक जीत के आते हैं और जम्मू प्रोविंस में मात्र 1 विधायक जीत के आता है और हिंदू बहुल इलाकों में एक भी हिंदू विधायक को नहीं जिता पाते हैं और सरकार का हिस्सा भी नहीं बनते हैं। सरकार का हिस्सा ना बनते हुए बाहर से इस तरह की स्टेटमेंट भी देती कि अब सरकार ने जो वादे किए थे, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो के मुताबिक अब लोगों की उम्मीदों पर खरा भी उतरना होगा। यानी सरकार का हिस्सा बन करके सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप भी लगाते हैं कि आप अपने वादे को पूरा नहीं करें। भूमिका तो जो संदिग्ध भूमिका रहेगी वो कांग्रेस की रहेगी। हालांकि ये बात भी आपने ठीक कही है, अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, वो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो गिल करेंगी और पक्का करेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन कांग्रेस
और बीजेपी की भूमिका जो रहेगी उस पर देखना होगा। ऐसा भी देखा जा सकता है विनोद जी, जिसके सबसे ज्यादा विधायक हैं, जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं विधानसभा के अंदर, वो सबसे नर्म पार्टी बनकर रहेगी और जिसके सबसे कम है वो सबसे गर्म पार्टी बनकर रहेगी। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा नेशनल अनुभव- कॉन्फ्रेंस बिल्कुल शांत बिल्कुल। रहेगी, बीजेपी शांत रहेगी और बाकी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो जरूर अपने विधेयकों के जरिए सरकार पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली आप शीतल देखिए ना, अब पीडीपी के लिए खोने के लिए क्या है, 3 टोटल विधायक हैं। वो डेफिनेटली बात करेंगे कि आपने वोट मांगा 370 के लिए, अब 370 से यू टर्न करके आप सिर्फ स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। 3 विधायक हैं, उनके लिए खोने, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी उनको करना है वो पाना ही पाना है अपनी जमीन बनाने के लिए। तो वो खुलकर खेलेंगे, फ्रंट फुट पर आकर के सियासत खेलेंगे। वैसे पीसी वाले भी, पीसी ने तो बिल भी ला दिया है, रेजोल्यूशन, प्राइवेट नंबर रेजोल्यूशन भी ला दिया है कि 370 जो हुआ है वो निंदनीय हुआ है। 5 अगस्त 2019 निंदा प्रस्ताव लाया है। तो कहीं ना कहीं जिनके कम विधायक हैं, जिनकी जमीन और सिकुड़ी है, उनको एक मौका मिलेगा कि खुलकर के फ्रंट फुट पे आकर के सियासत करें ताकि अपनी जमीन दोबारा से तैयार कर सके। पिछले कुछ दिनों में विनोद जी, उमर अब्दुल्ला ने अपना विजन बदला है जम्मू कश्मीर को लेकर, अपनी बातें बदली हैं, अपनी बयानबाजी बदली है और काफी चीजें बदली हैं उन्होंने और बदलते हुए नजर आए हैं और खास तौर पर केंद्र सरकार से तालमेल रखने की बातचीत की है। जाहिर सी बात है, कश्मीर में जिस पार्टी ने बीजेपी के साथ संपर्क किया या बीजेपी के साथ मिले तो उसको नुकसान भी हुआ है। तो क्या ये भी एक माइंड में रह सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक तरफ बीजेपी के साथ या केंद्र सरकार के साथ तालमेल भी बनाना है, दूसरी तरफ अपना पॉलिटिकल जो ग्राउंड बना है कश्मीर के अंदर उसको भी नहीं खोने देना है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी अपनी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ाएगी, उसको नुकसान होना पड़ेगा, उसको नुकसान सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरी जमातें जो मुखरता से इस बात को ये कहेंगी कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला केंद्र की भाषा बोल रहे हैं जी। ये बार बार कहा भी जा रहा है कि बड़े पोलाइट हो चुके हैं उमर अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि मेरी सरकार से बनती है, बीजेपी से नहीं बनती, यानी सफाई पर सफाई देनी पड़ रही है। इसका नुकसान मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुने हुए सांसद आगा साइद रहुल्ला ये कहते हैं कि जो भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। वो खुद उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप आज साथ ज्वाइन होने के लिए। जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति के विपरीत अगर कुछ चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही उठाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फिलहाल आंशिक तौर पर यातायात बहाल किया गया है। रामबन जिले के अधीन आने वाले इलाकों में फंसी गाड़ियों को वहां से निकाला जा रहा है। हालांकि हाईवे पर पूरी तरह से यातायात बहाल करने का कोई फैसला नहीं किया गया है। हाईवे से मलबा हटाने व पूरी तरह से मरम्मत होने के बाद ही इसे यातायात के लिए पूरी तरह से खोला जाएगा। आज भले ही जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में खिली हुई धूप हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो बारिश और बर्फबारी हुई है उससे काफी नुकसान हुआ है। कई अवलांचेस जैसी तस्वीरें भी देखने को मिली। कई सड़कों पर जो पस्सियां हैं वो भी आई, लैंडस्लाइड हुआ और कुछ जगहों पर तो नुकसान भी हुआ है, कुछ मौतें भी हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। और ऊंचे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई और बर्फ इतनी जम गई है जो दिसंबर जनवरी के महीने में नहीं देखी गई, वो फरवरी के आखिरी दिनों में नजर आई। यानी मार्च के बिल्कुल करीब करीब में बर्फ जो है वो 4 से 5 फीट देखी गई है कुछ इलाकों में, जो काफी ऊपरी इलाके हैं। उसको लेकर सबसे जो इसका बड़ा असर है वो आवाजाही पर पड़ता है, वो सड़कों पर पड़ता है, रोड्स पर पड़ता है। ऐसे में यातायात को ठप भी करना पड़ता है ताकि सुरक्षित रहें, सुरक्षा में ये चीजें रहें। और इसी को लेकर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी यातायात को बंद किया था, लेकिन अब इसे आंशिक तौर पर बहाल कर दिया है। अभी कब तक इसे पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, ऑफिशियली कब तक इसका जो आदेश है वो सामने आएगा, उसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल आरिफ वहीद संवाददाता रामबन से फोन लाइन पर हमारे से जुड़े हुए। आरिफ, क्या जानकारी है हाईवे को लेकर? जी शीतल, मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 2 दिन से जो लगातार बारिशें हुई, जो बर्फबारी हुई, इसके चलते जम्मू सरा राष्ट्रीय राजमार्ग पे जगह जगह पे शूटिंग स्टोर का सिलसिला था। लेकिन जो कैफेटेरिया मोड़ रामबन का जो इलाका है, जहां पर एक हाईवे का पोर्शन जो है वो सिंक हो गया, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा दिक्कत है। अगरचे यहाँ पर जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन या वर्किंग एजेंसी के कोऑर्डिनेशन के साथ ही जो है इस स्ट्रेच को जो है फिलहाल सिंगल वे जो है टेम्पररी तौर पर इसको रेस्टोर करने की कोशिश की गई है।
जो कुछ गाड़ियां ट्रक्स जो फंसी हुई थी एक स्ट्रेच में रामसू बनियाल के बीच में, उनको जब जम्मू की ओर जो है जाने की इजाजत दे दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर हम हाईवे की सूरत हाल को देखें, जहां पर कल रात हिंगनी जो रामसू का इलाका है वहां पर भी रोड का एक हिस्सा जो है दस गया था और कश्तवाड़ी पत्थर पे सिंगल वे है, तो कहीं ना कहीं पे और जब आज मौसम के मिजाज बेहतर हो गए, जो पहाड़ियों के अंदर में जो बर्फबारी हुई है, जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है, उसके चलते जो आज धूप खिले उसमें शूटिंग स्टूल के खतरा और ज्यादा लाभ रहने के इम्कान है। बिल्कुल खतरा बढ़ जाता है। अभी क्या एडवाइजरी है प्रशासन की तरफ से आने वाली कुछ दिनों तक, क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि भाई अगले कुछ दिनों में और बारिश बर्फबारी हो सकती है। जी बिल्कुल शीतल, मैं बताता चलूं कि जिस तरह से महकमा मौसमियात का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि आने वाले समय में और बारिशें जो है वो रह सकती है 2 के बाद, तो कहीं ना कहीं पे अगर मजीद बारिशें होती है तो जो कैप्टेरिया मोड़ रामबंद है तो वहां पर सूरज हाल और बिगड़ सकता है, क्योंकि नीचे में दरियाई चिनाब चल रहा है तो 90 डिग्री में जो ये मलबा खिसक रहा है तो उसमें प्रोटेक्शन में समय लग सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन या वर्किंग एजेंसीज भी पूरी तरह से ऑन टोज है कि जल्द से जल्द जो है ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए। लेकिन आज ये उम्मीद की जा रही है, चूंकि माह रमजान भी कल से शुरू है, कई फैमिली जो जम्मू में जिनको श्रीनगर की ओर जाना है, उन सारी चीजों को देखकर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वन वे ही सही लेकिन ट्रैफिक को रेगुलेट करने की हर मुमकिन जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर मजीद बारिशें होती है तो कौमी शाहराह की तबीयत मजीद बिगड़ सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए कश्मीर की तरफ बहुत सारे लोग या पर्यटक भी जाते हैं, उनका भी आवाजाही लगी रहती है, उनको लेकर क्या खास इंतजाम है? जी बिल्कुल, जिस तरह से टूरिस्ट के लिए जो है यहाँ पर अगर मैं शेल्टर्स की बात करूँ, सरकारी तौर पे रामबंद बनियाल के एरिया में बनियाल के अंदर कई शेल्टर्स बनाए गए हैं। अगर कहीं पे दिक्कतें होती है, चाहे आम जो पैसेंजर हो टूरिस्ट हो, उनकी सुविधा के लिए जो है वो चीजें भी रखी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पे बनियाल के सेक्टर में अभी जो है उतनी ज्यादा व्हीकल स्ट्रेंडेड नहीं है। अलबत्ता कुछ ट्रक्स जो वादी की ओर है या जो टूरिस्ट है उनको पहले ही एडवाइजरी जारी की है सोशल मीडिया के जरिए। हमारी चैनल पे जो हम मतलब बताते रहते हैं कि जो ट्रैफिक की एडवाइजरी होती है तो उसमें उनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया कि जब तक मौसम के मिजाज बेहतर हो जाते हैं और हाईवे की सिचुएशन ठीक रहती है उसके बाद ही वो सफर करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत अभी सेंसिटिव मामला चल रहा है क्योंकि और बारिश हो सकती है तो लैंडस्लाइड होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में आप भी यात्रा जो है वो सुरक्षित ढंग से करें। आगे बढ़ते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे बाधित होने के कारण उधमपुर में हजारों की संख्या में गाड़ियां रुकी हुई हैं। श्रीनगर की ओर जाने वाली गाड़ियों को उधमपुर के जखैनी चौक से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यहां यात्री वाहनों के अलावा मालवाहक वाहन भी रोक दिए गए हैं, जिससे चलते कश्मीर घाटी में रसद की सप्लाई रुक गई है। ट्रैफिक पुलिस की हरी झंडी मिलने पर ही उधमपुर से गाड़ियों के काफिले को कश्मीर की ओर रवाना किया जाएगा। देखिए, एक तरफ लैंडस्लाइड का सिलसिला रामबन हो, डोडा बटोत हो या उधमपुर का कुछ ऐसा इलाका हो, वहीं उधमपुर में सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है, चाहे वो पैसेंजर्स की गाड़ियां हो या फिर जो माल गाड़ियां हों जिस पर माल ढोया जाता है वो गाड़ियां भी रोक दी गई हैं, जिसका आगे कमी जो है वो कश्मीर में लोगों को खल रही है। रसद की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से रुक गई है। ऐसे जब तक ट्रैफिक पुलिस की हरी झंडी मिलेगी तब तक ये गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ये कश्मीर की तरफ नहीं जा पाएंगी, ये काफिला वहीं पर रुका रहेगा। किशोर शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे उधमपुर से जुड़े हुए हैं। किशोर, क्या जानकारी है? पिछले कई दिनों से वहां पर जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं और जब तक ट्रैफिक विभाग सिग्नल ना दे, जब तक वो ना कहे कि भाई आगे जाना है कि नहीं, तब तक ये जा ही नहीं सकते। देखिए शीतल, कल भी हमने अपडेट किया था कि 2 दिन से जो लगातार जो है वो हाईवे बंद रखा गया है। लेकिन अगर जखैनी चौक की मैं शीतल बात करूं तो उसी तरह से जो कल जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे, आज भी उसी तरह का इंतजार हो रहा है। लेकिन जब हमने डीटीआई वहां से बात की तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शाम तक जो है वो छोटी गाड़ियों को जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो कश्मीर की तरफ जो है वो जरूर रवाना किया जा सकता है। लेकिन हमने सुबह देखा कि अभी भी जो हजारों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो जो जखैनी चौक का पड़ाव है वहां पे रोका गया है। लेकिन अभी तक इस तरह की ट्रैफिक विभाग की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है कि आज के दिन भी जो है वो किसी गाड़ी को जो कोई कश्मीर की तरफ जाना चाहती है उसको शीतल जो है वो जाने की अनुमति मिलेगी। जी किशोर, ऐसे में वहां पर काफी ज्यादा भीड़ हो गई होगी, गाड़ियां रुक गई होंगी, सड़कों पर भीड़ होगी, ड्राइवर्स वहां पर होंगे, यात्री वहां पर होंगे, उनके लिए भी तो इंतजाम चाहिए। वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो तमाम चीजें हैं, उसको कैसे एडजस्ट किया जा रहा है उधमपुर के?
बिल्कुल, देखिए हमने देखा जो लोकल्स रोड रहते हैं, जैसे कोई किसी को चनैनी जाना है, जिस तरह से हमने पहले कल भी ये बताया था कि जो डोडा बदरवा या किश्तवाड़ जितनी वही गाड़ियां थी उनको कल जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उनको फिलहाल जो रूट्स हैं उन पर जाने की अनुमति जरूर मिली है। लेकिन अगर शहर उधमपुर जिला की ही मैं बात करूं तो अंदर जो शहर के अंदर ही जो है वो सुबह से जाम की स्थिति बनी हुई है। जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से जो है वो खुलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों का कहना ये बार बार, शीतल कल भी हमने ये कहा था कि उनको वहां पे रोका जाता है। कश्मीर के ऐसे काफी मुसाफिर हमने देखे, काफी ऐसे यात्री देखे जो कश्मीर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जिखैनी चौक पे ही इंतजार किया जा रहा है। जो हमारे ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं उनको ये कहा जा रहा है कि जैसे ही कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी आप लोगों तक जरूर साझा की जाएगी, लेकिन लोग भी कहीं ना कहीं वहां पे मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कब जो है हमें कश्मीर की तरफ भेजा जाएगा, लेकिन अभी इस तरह की कोई जानकारी अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से या ट्रैफिक विभाग की तरफ से दी नहीं गई है कि आज के दिन भी जो है वो इनको आगे जाने की अनुमति जो है वो शीतल दी जाएगी। तो कब तक अभी ये ऐसे सिलसिला चलता रहेगा आने वाले दिनों में? क्या ऐसा कोई इशारा दिया गया है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जब भी हमने देखा है कि रामबन या कहीं बनिहाल के अंदर कहीं शूटिंग स्टोन या बर्फबारी होती है, यही वो एक जिखैनी चौक का पड़ाव है। यहाँ से कोई भी गाड़ी को, जो कश्मीर घाटी वाली गाड़ियां हैं, उनको आगे जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन लोगों का भी ये साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से जिस तरह से तैयारियां होनी चाहिए, करनी चाहिए, उस तरह की देखने को नहीं मिलती। लेकिन अभी उम्मीद पे हर कोई कायम है। उनकी तरफ से उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि दोपहर तक किसी ना किसी तरह से छोटी जो गाड़ियां हैं उनको आस्ता आस्ता कौमिशारा की तरफ जो है वो रवाना किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से हमने डीटीआई साहब से बात की तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि चनैनी के अंदर, रामबन के सेक्टर के अंदर अभी भी कुछ गाड़ियां जो पहले की फंसी हैं, हो सकता है उनको पहले जो है वो छोड़ा जाए। लेकिन अभी भी जो लोग हैं, दोनों ट्यूब्स की मैं बात करूं तो जाम की स्थिति जो है वो शीतल उधमपुर के अंदर जो है वो बनी हुई है। ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, हमारे दर्शकों को अपडेट किया है। आगे बढ़ते हैं। कठुआ में बने उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क उद्यमियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बायोटेक पार्क में 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बायोनेस्ट इनक्यूबेटर स्थापित किया गया है, जो स्टार्टअप्स के लिए बेहद कारगर साबित होगा। बायोनेस्ट इनक्यूबेटर स्टार्टअप्स को हर तरह की सहायता देने के साथ साथ रिसर्च करने वालों के लिए भी मददगार साबित होगा। स्टूडेंट्स को यहां अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी और पड़ोसी राज्यों के रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट्स व उद्यमी भी यहां आकर कौशल विकास कर सकते हैं। तो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये खबर इस वक्त कठुआ से आ रही है और इसमें जो स्टार्टअप्स हैं या बाकी जो स्किल्स हैं उसको लेकर युवाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। रंजीव मेहता हमारे साथ कठुआ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रंजीव, क्या खबर है और किस तरह से इसमें उद्यमियों के लिए जो है ये वरदान साबित हो सकता है, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो आगे रोजगार देना चाहते हैं या रोजगार दे रहे हैं? देखिए शीतल, मैं बताऊं कि उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क जो घाटी के इंडस्ट्रियल एरिया में खुला हुआ, सिडको इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां पर ये पिछले साल इसका उद्घाटन जो राष्ट्रपति है उन्होंने किया था और उसके बाद से ही यहाँ पर युवाओं को, खासकर जो उद्यमी हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण का काम जो है वो शुरू हो चुका है। अब जो नई बात इसमें जुड़ी है वो है यहाँ पर एक इंक्यूबेटर और जो जितना भी लैब का सामान और अन्य उपकरण है, जो जितने भी तकनीकी रूप से काम आते हैं, वो रिसर्च करने वालों के लिए, या फिर प्रौद्योगिकी और अन्य टेक्निकल सपोर्ट में आने के लिए जितने भी है वो सारे यहाँ पर अब स्थापित किए जा रहे हैं। जिसके बाद ये बायोटेक पार्क उत्तर भारत के जितने भी युवा उद्यमी हैं उनके लिए एक मिसाल बनेगी और उनके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर उद्यमियों को प्रशिक्षण के साथ साथ तकनीकी सहायता और अन्य जो जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव सहायता देने का काम किया जाएगा और युवाओं को तैयार करके नई तकनीक के साथ और नई टेक्नोलॉजी के साथ औद्योगिक क्षेत्र में उतारा जाएगा, ताकि वह दुनिया की जो टॉप मोस्ट कंट्री है उनका मुकाबला कर सके। क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन चुका है, इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि यहाँ पर कठुआ और जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए वरदान है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? देखिए, उपलब्धि की बात करूं कि उत्तर भारत का इकलौता
और पहला ये बायोटेक पार्क ये कठुआ में बना है। और यहाँ के युवाओं को जितने भी इनके साथ जो कोलैबोरेशन हुई है, IIM की जो कोलैबोरेशन है, वो IIM के जितने भी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं वो यहाँ से करवाए जाएंगे और यहाँ पर उनकी जो विशेषज्ञ हैं वह प्रशिक्षण देंगे और टेक्नीशियन जो है वो भी आएंगे। और जो नए स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक वरदान साबित होने वाला है आने वाले दिनों में। और यहाँ पर सरकार की तरफ से हर संभव सहायता देने का प्रावधान किया गया है। और जहाँ पर नई नई तकनीकों की रिसर्च के लिए भी जो स्कॉलर्स हैं वो भी आ रहे हैं। और यहाँ पर एक संपूर्ण रूप से बायोटेक पार्क में लोगों की सहूलियात के लिए हर संभव सहायता जो है वो सरकार प्रदान करने वाली है। बिल्कुल रंजीव, युवाओं को पहले इस तरह की सुविधा जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं थी, बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। अब ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब से, हरियाणा से भी लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, अपना अनुसंधान कर सकते हैं। जो आपने कहा रिसर्च बेस्ड ये पूरा रहेगा, कितना फायदा होगा आने वाले समय में इन युवाओं को जो इन क्षेत्रों में जाएंगे, रिसर्चेस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और उद्यमी जिनका एक लक्ष्य होता है कि भाई हम रोजगार के अवसरों को बढ़ाएंगे, जितना रोजगार का अवसर बढ़ेगा उतने युवा उसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज की युवा पीढ़ी की मैं बात करूं तो सरकारी नौकरी के अलावा अगर सरकारी नौकरी तो है नहीं, अब जो नए नए जो उद्यमी पैदा हो रहे हैं, नई पढ़ाई करके, जो टेक्निकल पढ़ाई करके, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र के लोग हों, तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि वह लोग अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी उनके लिए भी रोजगार पैदा करेंगे। तो उसको लेकर उनको जितनी भी तकनीकी सहायता चाहिए होती है वह इस बायोटेक पार्क इंस्टीट्यूट में मिलेगी। और रिसर्च के लिए भी यहाँ पे विशेष प्रावधान कि अगर किसी में कोई क्षमता है तो यहाँ पे आकर वहाँ पे अपनी क्षमताओं को दोगुना से चौगुना कर सकता है। और यहाँ से जितने भी स्पोर्ट है, चाहे तकनीकी स्पोर्ट हो, चाहे थियोरेटिकली हो या इंडस्ट्री की स्पोर्ट हो, तो हर तरह की स्पोर्ट जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। इसके लिए करीब 5 करोड़ की लागत से अब नया इंक्यूबेटर जो है वो स्थापित किया जा रहा है। नई मशीनरी और नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर पूरे रूप से यहाँ पर स्थापित करके ऐसी कौन सी रंजीव पर्टिकुलर चीजें हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगी इस बायोटेक पार्क की और जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा सकता है? जी, इसके लिए सबसे ज्यादा फोकस जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर है, क्योंकि औद्योगिकरण का से ही रोजगार पैदा होंगे। सरकार के पास तो इतने संसाधन है नहीं कि सबको सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को अगर प्रोत्साहित किया गया तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर भी एक बड़ी हब बन जाएगा। औद्योगिक को लेकर औद्योगिक क्रांति यहाँ पर आएगी और यहाँ से जो उद्यमी है, जो टेक्नीशियन है, जो यहाँ से निकलेंगे और सेवाएं देंगे समाज में जाकर, वो काफी फायदा होने वाला है आने वाले दिनों में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, आप जुड़े और ये जानकारी दी। बहुत फायदा आने वाले समय में युवाओं को हो सकता है। खास तौर पर जोर दिया गया है इंडस्ट्रीज पर, जोर दिया गया है कैसे इनको मजबूत किया जाए, इस क्षेत्र को मजबूत किया जाए और रोजगार के अवसर को फिर से प्रदान किया जाए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 दिन हुई बारिश किसान वर्ग के लिए वरदान साबित हुई है। बारिश ने किसानों की फसलों में नई जान फूंक दी है। बारिश से सूखने की कगार पर पहुंच चुकी फसलों की भरपूर सिंचाई हुई है और खास तौर पर कंडी इलाकों के किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। हमारे जो बारिश पहले नहीं ना हुई थी उस वजह से अभी हुई है। अभी तो बहुत खुश हैं, सारे किसान खुश हैं। अभी जैसे पेड़ खराब हो रहे थे वो भी ठीक है, बंदा जैसे कोई बीमार हो रहे थे, जो गला खराब है, जो बुखार है, वो भी मौसम वजह से अभी ठीक हो रहे हैं। बाकी हमारी मीडिया बार बार यही हमारा इंटरव्यू लेती है कि किसान तो अभी दुखी था पहले, अभी तो ठीक हो गया। जब बारिश हुई है तो उस वजह से अभी कणक हमारी हो जाएगी। बारिश होने के फसलें पर बड़ा ज्यादा असर होया, क्योंकि बारिश काफी देर हुई। कंडी के लोग जेडे बारिश पर गै निर्भर न और बारिश नहीं होने की वजह कन्नै सेहत पर भी बड़ा बुरा असर होया करदा हा। लोकें की खांसी जुकाम जेहड़ियां मिट्टी बूटें पर जम्मी दी ही ओहदे कोलों भी छुटकारा मिली है। मौसम बिल्कुल
ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਆ। ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸਰੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਠੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ। ਤੋ ਕੰਢੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ परमात्मा ਦਾ कि जिन्हें मौके दी ये बारिश दित्ती है। ਇਹਦੇ कन्नै किसाने दे चेहरे खिले दे न, किसान बड़ा खुश है। इ'यां गै बारिश अगर 2-4 बारी होर होई जा ते किसान जेह्ड़ा है वो बन्ने चढ़ी जंदा है। कंढी बिच भी जेह्ड़ी फसल है अच्छी हो जाती है। किसान खुश है, बारिश पर निर्भर है। और अपनियां जेह्ड़ियां अगलियां फसलां कोई सब्जी लानी है, कोई कि'यां करना, वो भी ओह्दे वास्ते भी बारिश जेह्ड़ी बहुत अच्छी है। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला